नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार आरक्षण विधेयक 2023 के बारे में और इससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको देखेंगे। इसके अलावा जो बिहार पर्यटन नीति में बदलाव किया गया उस पर भी सारे दृष्टिकोण से हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई उस पर भी एक नज़र डालेंगे और वायु प्रदूषण के संबंध में गया और मुजफ्फरपुर का अध्ययन करने के लिए जो चुना गया है उस पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं वो आपके एग्ज़ाम में इससे एक आध प्रश्न आने अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि ये बिहार में ही हुआ है और बिहार में इन सारी नीतियों में बदलाव किया गया है। अगर आप PYQ उठा के देखोगे तो ऐसी नीतियों के बारे में जो भी बदलाव होता है नीतियों में वो उनसे अक्सर ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खास करके बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार में आरक्षण विधेयक 2023 ने कानून का रूप लिया। इसका मतलब कि बिहार में दोनों सदनों से पारित होके, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, इसने दोनों सदन से पारित हुआ, फिर राज्यपाल का हस्ताक्षर के बाद से इसने कानून का रूप लिया। ठीक है, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर 7 नवंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें इसको स्वीकृति मिली। इस आरक्षण का दायरा बढ़ाने का जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें इस कानून को स्वीकृति मिली कैबिनेट की तरफ से। ठीक है, इसलिए 9 नवंबर को यह विधानसभा में उसके पश्चात विधानसभा से उसी दिन पारित हो गया। 10 नवंबर को विधान परिषद में पेश किया गया। ठीक है, जहां विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। उसके बाद इस बिल पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा 17 नवंबर को हस्ताक्षर करने के बाद इसने कानून का रूप ले लिया। ठीक है, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि पहले विधेयक किस तरह से पारित किया जाता है। ठीक है, पहले विधानसभा में और विधान परिषद में किसी भी सदन के दोनों ये में पेश किया जा सकता है। उसके बाद हमें कानून का रूप देने के लिए किसी भी ये विधेयक पर हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, फिर वो कानून का रूप लेता है। ठीक है, इसके बाद नए नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार में जो आरक्षण का बंटवारा हुआ है उसमें आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया गया है। जैसे कि पहले अनुसूचित जाति का 60% था, अब 20% हो गया है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का 1% था, अब 2% हो गया है। पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस का 15% था, अब 18% हो गया है। अति पिछड़ा वर्ग का 18% था, अब 25% कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो वर्ग है उसमें 10% और इसमें अभी भी ये सेम बना हुआ है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इससे महत्वपूर्ण तथ्य जो है इस विधेयक से अब तो कानून बन गया है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ठीक है, कैबिनेट से पारित बिल में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। जैसे कि पहले ही जितना था EWS को, उसका आरक्षण उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो अपने दायरे में उतना ही मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% हो जाएगी और पहले के 40% की जगह अब 25% सीटें सामान्य वर्ग के लिए होंगी। यानी कि जब आरक्षण की सीमा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं उनकी सीटें तो कम होगी ही होगी। जो कि पहले 40% थी, अब इनकी संख्या घट के 25% हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जनरल लोगों के लिए और भी कंपटीशन टफ हो गया। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC को 25% आरक्षण मिलेगा, वही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को 18% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, EBC को OBC से ज़्यादा आरक्षण मिलेगा क्योंकि ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और यह अन्य पिछड़ा वर्ग में है। ठीक है,
अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 16% आरक्षण की जगह अब 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वही अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण की जगह 2% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, तो ये रहा इस कानून से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सीधे तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जाके डाउनलोड करके आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार पर्यटन नीति 2023 के बारे में और देखेंगे कि इसमें सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। पर्यटन विभाग बिहार सरकार, यहाँ पे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन नीति 2023 की स्वीकृति की गई है। ठीक है, दिसंबर 2023 में बिहार कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। आप सबको पता है कि बिहार में बहुत ही अलग अलग पर्यटन स्थल हैं, जैसे राजगीर हो गया, बोधगया हो गया। बोधगया में तो अलग अलग देशों से बोधि जो लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया हुआ है वो आते हैं। ठीक है, थाईलैंड से, चाइना से, जापान से यहाँ के लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आधारभूत संरचना और सुधारने की ज़रूरत है। यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं तो अगर पहले ऐसा था कि आसपास ही कूड़ा कचरा, ऐसे कचरे का प्रबंधन सही से नहीं किया जाता था, लेकिन बिहार सरकार अब इस पे ध्यान दे रही है ताकि पर्यटन से भी उसको एक अच्छा आय का सोर्स डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। इस नीति का उद्देश्य जो है राज्य में पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत अवसंरचना का विकास करने तथा हितधारकों के लिए प्रावधान भी शामिल है। ठीक है, मूलभूत अवसंरचना के विकास में क्या होगा, यानी कि वहाँ पे साफ सफाई अच्छा हो, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो, ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो। ये सारी मूलभूत अवसंरचना और जो भी पर्यटन हमारा स्थल है उसकी बार बार रिपेयरिंग कराते रहा जाए सरकार के द्वारा, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। आने वाले यात्रियों से ये भी अनुरोध किया जाता है कि हम अपने पर्यटन जो भी हमारा धरोहर है उसको संरक्षित रखें। ठीक है, ताकि आने वाले भविष्य में लोग इनको देख के ऐसा ना लगे कि हमने सब बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो अपने पर्यटन को संरक्षण रखना, अपने धरोहर को संरक्षित करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य भी हो जाता है। ठीक है, नई पर्यटन में निवेशकों के लिए निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए तक के अगर निवेश कोई करता है तो उसको 30% की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, 50 करोड़ रुपए तक के निवेश अगर कोई करता है तो उसे 25% की सब्सिडी मिलेगी और 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर भी 25% की सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम सीमा कितना है निवेश करने का? 25 करोड़ रुपए। ठीक है, 25 करोड़ रुपए है अधिकतम सीमा। ठीक है, सॉरी, निवेश करने का नहीं, ये अधिकतम सब्सिडी देने का है। ठीक है, अधिकतम सीमा कितना दिया जा सकता है सब्सिडी में? तो 25 करोड़ रुपए। ठीक है, इसलिए दोनों पर समान दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। भूमि के पट्टे बिक्री हस्तांतरण में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क पर एक मुश्त 100% प्रतिपूर्ति की सुविधा होगी। ठीक है, प्रतिपूर्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह जो है किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के लिए किए गए खर्चों के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, 5 वर्ष तक वाणिज्यिक संचालन पर वस्तु और सेवा कर यानी कि GST की 80% प्रतिपूर्ति होगी। नई पर्यटन इकाइयों के लिए 5 वर्षों तक विद्युत शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति होगी। ठीक है, सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर को पर्यटक गाइडों को रोजगार प्रदान करने के लिए भी प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी से हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, इन सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप बार बार इसको रिवाइज करते चलना ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार पर्यटन नीति 2023 का जो प्रमुख लक्ष्य है वो बिहार को देश का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन केंद्र बनाना है तथा
पर्यटन स्थलों पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर को पैदा करना है। पर्यटन रोजगार भी बहुत सारे रोजगार पैदा करता है, तो एक अच्छा क्षेत्र माना जा रहा है। ठीक है, यह उम्मीद है कि यह नीति बिहार को पर्यटन क्षेत्र में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी। इस प्रकार बिहार में पर्यटन हेतु आधारभूत संरचनागत समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जो उपर्युक्त प्रावधान थे हमने देखा अभी, तो इससे बिहार में पर्यटन हेतु ये आधारभूत संरचनागत समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपर्युक्त बदलाव देखे हमने, वही प्रावधान इस बिहार पर्यटन नीति 2023 में किए गए हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की। ठीक है, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसने किसके द्वारा घोषणा किया गया, तो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बाघों की संख्या में 31 वर्ष यानी कि 2018 से इसमें बाघों की संख्या में जो वर्ष 2018 में 31 थी, वो वर्ष 2023 में 54 तक की वृद्धि देखी गई है। यानी कि कितना वृद्धि हुआ, इन 5 वर्षों में 23 बाघों की वृद्धि हुई है। ठीक है, ना जाने कितने मरे होंगे, ये बचे खुचे मतलब बच गए हैं 23 बाघ, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। 5 वर्षों में 23 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, बिहार सरकार कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR के बाद राज्य का दूसरा व्याघ्र अभयारण्य घोषित करने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की मंजूरी मिलने का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अब दूसरा कौन बनने जाएगा, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा व्याघ्र अभयारण्य घोषित करने के लिए NTCA की मंजूरी मिलने का बिहार सरकार इंतज़ार कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व है, जो भारत में हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। कौन सी सीमा का? हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कौन से जिले में? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो उत्तर में नेपाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि बिहार का ज्योग्राफिकल जितनी कंडीशन है कि आखिर किस किस देश के साथ बिहार किस किस राज्य के साथ और बिहार से सटे कौन देश भी हैं, ऐसे कौन से कितनी सीमा साझा करता है, बिहार की प्रमुख नदी या बिहार के प्रमुख अभयारण्य, वहाँ पे कितने उद्यान हैं, ये सब से रिलेटेड मैं वीडियोस लाने का सोच रही हूँ। अगर आप सबको पसंद आ रहा हो या अगर आप सबको चाहिए हो उस टाइप का, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बोल देना, मैं उस तरीके के वीडियो जल्द ही लाने का सोच रही हूँ। ठीक है, आपसे बस कंफर्मेशन चाहिए मुझे। ठीक है, गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इस टाइगर रिजर्व की वनस्पति भाबर तथा तराई क्षेत्रों का संयोजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसके कुल क्षेत्रफल का 85.71% भाग वन आच्छादित है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में हुआ था। इसमें कुल क्षेत्रफल का 85.71% भाग जो है वो वनों से ढका हुआ है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वनों में पाए जाने वाले वन्य स्तनधारियों में बाघ, स्लॉथ भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन एक प्रकार का भैंस होता है, जंगली सूअर आदि शामिल है। ठीक है, गंडक, पंडई, मनोर, हरहा, मसान तथा भपसा नदियाँ
इस अभयारण्य में विभिन्न हिस्सों से प्रवाहित होती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पंडई, मनोर, हरहा, मासान ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं जब ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी बिहार का क्विक रिवीजन में, उसमें मैं आपको बता दिया करूँगी। ठीक है, अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु मुजफ्फरपुर और गया का अध्ययन करने का निर्णय क्यों लिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन रॉयल टाइम सोर्सेज ऑपरेशन स्टडी करने का निर्णय लिया है। कौन सा? टाइम सोर्सेज अपोर्शनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को लेने के तहत यह मंशा है कि मुजफ्फरपुर, गया और पटना वायु प्रदूषण के रुझान के मामले में भारत के शहरों से निचले स्तर पर आते हैं, यानी कि इन शहरों में प्रदूषण का जो लेवल है वो काफ़ी अधिक है। ठीक है, इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है कि यह अध्ययन जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि दिल्ली और पटना द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अध्ययन दोनों शहरों के विस्तारित शहरी क्षेत्रों के परिवेशीय वायु में PM 2.5 और PM 10 के मौसमी वायु के कणों में सघनता स्तर की पहचान। PM जो होता है वो एक पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, जिसमें वायु प्रदूषण में इसकी जो 2.5, 10 हो गया, इसका ऐसे मेज़रमेंट किया जाता है। ठीक है, PM 2.5 और PM 10 वायु में मौजूद सूक्ष्म कण हैं तथा इनके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसीलिए अधिकतर अब देखा जा रहा है कि दिल्ली में तो खैर गवर्नमेंट ने और कार्यक्रम चलाया था गाड़ियों के लिए, तो लेकिन हमें भी ऐसे गाड़ियों की संख्या कम मतलब करनी चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। बट अभी का जो लाइफस्टाइल है वो उसमें लेना ही पड़ता है। बट अब तो खैर ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ऑप्शन आ रहा है, जो कि अच्छा हमारा ऑप्शन दे सकता है। इससे रिलेटेड हम अगर शुरुआत करते हैं इन सब चीज़ों की तो वायु पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में कहीं ना कहीं हम कमी ला सकेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो फ़िलहाल कोशिश की जा रही है, देखिए अब आगे क्या होता है। कोशिश हम सबको करना चाहिए, एटलीस्ट एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए लाइफ में। वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार वाहनों, धूल, बायोमास, जलने और उद्योगों से उत्सर्जन जैसे कारकों की पहचान करने में सहायता करता है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में पर्यावरण और सतत विकास संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले से ही इस तरह का अध्ययन कर रहा है, जो कि सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा आपको कि आखिरकार वायु प्रदूषण के अध्ययन के लिए मुजफ्फरपुर, गया, पटना इन सब डिस्ट्रिक्ट को क्यों चूज़ किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, कैसे मेज़रमेंट होगा और कैसे सरकार इस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाएगी, इस टॉपिक में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने और भी टॉपिक डिस्कस किए हैं ऊपर के वीडियो में, आप वहाँ से भी जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारी टॉपिक के बारे में जानकारियाँ हो जाएगी। MCQ के फॉर्म में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को करा रखा है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं कोशिश करूँगी 10 वीडियोज़ में और आपके करंट अफेयर को कंप्लीट करा दूँ, और आगे अगर जहाँ पे ज़रूरी लगेगा फिर हम जब फॉर्म आ जाएगा बिहार का तब एक क्विक रिवीजन की तरह हम देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।